हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। दिस इज पार्ट 3 ऑफ अ सीरीज जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था 47th आसियान समिट के बारे में। आसियान कंट्रीज़ में क्या पावर डायनामिक्स हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में आसियान के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि इंडिया यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स या ट्रेड वॉर चल रहा था उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं और क्या सच्चाई है उसके पीछे की, और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया में यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है और नॉर्थ कोरिया में रशिया क्या कर रहा है, और ये यूएस और रशिया के बीच में जो राइवलरी है उसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर वेपन का जो न्यूज़ फैल रहा है उसके पीछे की क्या सच्चाई है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आसियान समिट जो हुआ ना, 47th आसियान समिट जो हुआ, उसके बाद ट्रंप जाते हैं साउथ कोरिया। पहले तो बुसान में मीटिंग होती है शी जिनपिंग से, उसके बाद उनकी मुलाकात होती है साउथ कोरिया के पीएम, साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग से वो मिलते हैं साउथ कोरिया में ही, और वहाँ पे कुछ डिस्कशन होता है जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि यूएस फिलाडेल्फिया शिपयार्ड में साउथ कोरिया के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पहले एक न्यूज़ आया था जिसमें ये न्यूज़ फैल रहा था कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड वाले सबमरीन्स या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स रशिया के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो इसीलिए यूएस अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए साउथ कोरिया को ये परमिशन दे रहा है। अब ये साउथ कोरिया को परमिशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि इसके पीछे एक ट्रीटी है, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। ये एनपीटी जो है ये 1970 में साइन किया गया था, उसी वक्त ये इफेक्ट में आया था। इसमें ये कहा गया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर एनर्जी की या न्यूक्लियर पावर की, उसको प्रोलिफरेट नहीं करना है, मतलब दूसरे कंट्रीज तक नहीं जाना चाहिए। इसमें कंडीशन ये था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो उन्हीं को न्यूक्लियर पावर माना जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट अलाउड नहीं है। तो ऐसे सिर्फ 5 कंट्रीज थे, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना और यूके। तो इन 5 कंट्रीज को P5 भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रुप जो ये 5 कंट्रीज का है इनको P5 बोला जाता है, जिन्होंने 1967 से पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। उसके बाद अभी आपने एक मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम की, परमाणु नाम से, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से पोखरण में बिल्कुल छिपाकर, यूएस का सैटेलाइट की नज़र से छिपाकर टेस्ट किया जाता है। तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि फिर न्यूक्लियर टेस्ट करना एक तरह से इलीगल था। तो इसके पीछे कोई बॉडी भी होगी जो इसके ऊपर निगरानी रखती है। तो इसके पीछे जो बॉडी है उसका नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो बॉडी है, ये एनपीटी जो ट्रीटी साइन हुआ था ना 1970 में, तो इसमें लगभग 191 सिग्नेटरीज हैं, और उन्हीं में से एक है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने भी साइन किया है कि वो जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसको हार्नेस नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा परमिशन मिला है वो इसीलिए मिला है ताकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए वहाँ पे। ये मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि साउथ कोरिया को ये परमिशन मिल गया है तो मतलब एक तरह से साउथ कोरिया का फ्रीडम है, लेकिन जैसा हमने पहले इसके पिछले वाले सेशन में भी मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स कैसे अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है हमेशा से। क्योंकि जो चाबहार पोर्ट में टैरिफ्स या सैंक्शंस जो अब लगाया जा रहा है, जो पहले नहीं लगाया जाता था जब अफगानिस्तान में वो लोग थे, तो ये सब चीज़ें जो इवेंट्स हैं ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो इस तरह से जियोपॉलिटिक्स में सभी कंट्रीज़ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि हर किसी का कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट होता है और रिलेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो अब
जिस तरह से पहले यूएसएसआर और यूएस का ये पावर एक्सिस हुआ करता था, वैसा नहीं है, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। हर कंट्री अपने तरीके से एक्ट करती हैं और अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखती हैं। अब एक समिट हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियर वेपन का क्या न्यूज़ चल रहा है और रशिया और यूएस के बीच में डायरेक्ट क्या अभी मतलब रशिया ने क्या किया है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब हम भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एक समिट होता है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मीटिंग होता है ग्योंगजू में, ग्योंगजू, ये साउथ कोरिया में है। और ये मतलब जिस तरह से एनपीटी के बारे में हमने बताया कि ये लीगली बाइंडिंग है, लेकिन एपेक में जो भी डिसीजंस होता है ये नॉन बाइंडिंग होता है। तो कंट्रीज लीगली बाइंडिंग नहीं है कंट्रीज के ऊपर कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे। इसमें एपेक में टोटल 21 मेंबर्स है, ये सारे 21 मेंबर्स इसमें शामिल हैं। और अगर एपेक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मतलब कंट्रीब्यूशन है वो देखें तो ग्लोबल ट्रेड में अगर देखें, ट्रेड में एपेक नेशंस जो ये टोटल 21 कंट्री हैं, इनका ट्रेड अगर ग्लोबल ट्रेड में शेयर देखा जाए तो ये 50% का शेयर है इनका। अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो 61% का शेयर इनका ग्लोबल ट्रेड में है। ग्लोबल जीडीपी में 61% सिर्फ एपेक कंट्रीज का शेयर है। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, वर्ल्ड पॉपुलेशन में 40% पॉपुलेशन जो है ये 21 कंट्रीज में, इन्हीं 21 कंट्रीज में रहती हैं। अब इस एपेक ग्रुप को, जो ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसको 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था 12 कंट्रीज के द्वारा। 12 कंट्रीज डिसाइडेड टू फॉर्म दिस एसोसिएशन। और इस बार जो एपेक 2025 हो रहा है, इसका थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसका थीम है इस बार का। और इसमें जो प्रायोरिटी रखा गया है वो रखा गया है 3 प्रायोरिटीज हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज कनेक्ट, जैसे पिलर्स होते हैं ना, तो उस तरह से इसमें प्रायोरिटी कहा गया है, या फिर आप पिलर भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कहीं न्यूज़ में भी पढ़ेंगे तो इसको प्रायोरिटी रखा गया है। जो ये समिट हुआ है इसमें 3 प्रायोरिटी है, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। इसमें सप्लाई चेन जो मतलब ट्रेड की जो बात कर रहे थे हम, तो सप्लाई चेन पे फोकस रहेगा, इनोवेशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस रहेगा। और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, जैसे माइग्रेशन वग्रेशन होता है, तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। और उसको रोकने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चीज़ें होती हैं तो उनको भी एड्रेस करने के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी माइग्रेशन होता है ना, तो डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, तो उन चीज़ों को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में। ये जो है ये 30 तारीख से 1 तारीख तक होगा, तो अभी आज ख़त्म होगा ये। तो इन सभी मीटिंग्स को अटेंड करने के बाद जब ट्रंप बोर्ड कर रहे थे अपने एयरफोर्स 1 पे, तो उस वक्त किसी मीडिया वाले ने उनसे सवाल किया और उस वक्त उन्होंने ये जवाब दिया दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेस्ट न्यूक्लियर एंड ऑन द इक्वल फुटिंग। तो अब इसका 2 मतलब है, एक तो न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहे हैं वो, जो कि बहुत पहले बंद कर दिया गया था, लगभग 1992 के बाद कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं किया है। और अगर इक्वल बेसिस पे बात की जा रही है तो इसका ये मतलब है कि क्या रशिया या नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, उसके बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो जो क्लियर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक होता है न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट। सेकेंड टर्म जो होता है वो होता है न्यूक्लियर वॉरहेड या वेपन, न्यूक्लियर वेपन। तीसरा टर्म होता है न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब जो जैसे जो पोखरान में हुआ वो न्यूक्लियर टेस्ट था,
मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को डेटोनेट किया गया वहाँ पे। न्यूक्लियर वॉरहेड में होता है कि जो ब्लास्ट होता है जाकर, वो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, जो मतलब एक वॉरहेड जो ब्लास्ट होता है वो बहुत इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं होता है जितना न्यूक्लियर टेस्ट में होता है। तो जो इफ़ेक्ट होता है उसका वो बहुत बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है जो कन्वेंशनल वेपन्स है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा ब्लास्ट ज़रूर होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है कि मतलब तबाही मच जाए। ठीक है। और न्यूक्लियर जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा था, तो उस वक्त भी ये बोला जा रहा था ना कि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे, कि जो न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाता है तो इंडिया को कितना नुकसान होगा और पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, इसको कंपैरिजन किया जा रहा था। ये कंपैरिजन नहीं था कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या इंडिया का पूरा टेरिटरी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा। तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो होते हैं वो उनका जो इफेक्ट होता है वो कुछ लेवल तक हाई जरूर होता है, लेकिन वो पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड जो वेसल्स होते हैं, इसका ये मतलब है कि जो इंजन में जो इसको न्यूक्लियर को एक तरह से फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी जो हमारे पास न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग रशिया ने दो चीज़ें की हैं। एक तो इन्होंने एक मिसाइल बनाया है, क्रूज मिसाइल बनाया है। अभी क्रूज मिसाइल क्या है? एक होता है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, वो कंट्रीज के पास हैं और इसमें जो वॉरहेड होता है जो जाकर ब्लास्ट होता है वो न्यूक्लियर पावर्ड होता है और वो यूएस के पास है। यूएस अपना ये टेस्ट रेगुलरली करता रहता है। तो शायद इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये रेगुलर रूटीन बेसिस पे होता रहता है। क्रूज मिसाइल का मतलब ये है कि ये ग्राउंड से बिल्कुल कम हाइट पर उड़ता है और ये रडार के कैच में नहीं आता है। मतलब रडार जो है उसको इसके सिग्नल्स को नहीं कैच कर पाती हैं, इसलिए इसको क्रूज मिसाइल कहा जाता है। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जिस तरह का ग्राउंड टेरेंस होगा, जैसे माउंटेन्स है या फिर प्लेन्स है, उसके बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक होकर जाता है। तो ये एक मिसाइल का टेस्ट किया है रशिया ने। इस मिसाइल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है किसी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाए कभी पे। तो इसका जो नाम है वो ब्यूरोवेस्टनिक है और एक सबमरीन उन्होंने लॉन्च किया था। ये 2018-19 में ही लॉन्च किया गया था, उसी का टेस्ट हुआ है अभी। ये सबमरीन है, इसका नाम है पोसेडन। ये दो वेपन्स हैं जिसने इस न्यूज़ को बहुत बड़ा बना दिया है और इन्हीं की वजह से जो अनाउंसमेंट हुआ था पुतिन के द्वारा कि वी हैव फाइनलाइज्ड आवर न्यूक्लियर टेस्टिंग सिस्टम एंड वेपन्स, तो इसी की बेसिस पे मिस्टर ट्रंप ने भी अनाउंस किया है कि हम भी टेस्ट करेंगे और हम भी इक्वल बेसिस पे सब कुछ डेवलप करेंगे। तो एक तरह से अगर ऐसा होता है, न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से स्टार्ट किए जाते हैं, तो ये जो वर्ल्ड पीस की बात की जा रही है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, क्योंकि डिसआर्मामेंट और ये NPT और IAEA ये सब फिर धरे के धरे रह जाएंगे। और ये आर्म्स रेस जो होगा इसमें, क्योंकि अब सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास नहीं है, अब ये न्यूक्लियर एनर्जी बहुत सारी कंट्रीज़ के पास है। और अगर कोई किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कंट्रीज़ भी नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, रोग नेशंस जिनको कहा जाता है, जो अगर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि ट्रंप का कहने का क्या मतलब था और क्या वो एक्चुअल में न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आसियान एंड ऑल पावर डायनामिक्स इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, जो मैंने डिस्कस किया इन 3 पार्ट्स में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। हैव अ गुड डे।